Hello students, how are you? I hope you are fit and fine at your home and doing your homework regularly. Students, हम SA1 सिलेबस का रिवीजन करवा रहे हैं जिसमें हमने सिविक्स, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपके पास भेज दिया है। वीडियो को ध्यान से सुनना सभी वीडियोस को एंड लेसन पहले लेसन वाली वीडियो सुनो, बाद में क्वेश्चन आंसर वाली लेसन वाइज। इससे आपकी अच्छी तरह से तैयारी होगी। Today we start now chapter 5 judiciary न्यायपालिका। First question, you read that one of main function of the judiciary is upholding the law and enforcing fundamental rights. Why do you think an independent judiciary is necessary to carry out this important function? तो इसमें क्या बताया गया है कि जो मैंने आपको समझाया है चैप्टर 5 में जुडिशरी में, जिसमें क्या बताया गया है, अपहोल्डिंग द लॉज, इन्फोर्सिंग द फंडामेंटल राइट्स, कानून को कायम रखना, कानून को बनाए रखना, मौलिक अधिकारों को लागू करना। तो आप क्या ये न्यायपालिका का एक मेन वर्क है? तो आप अपनी राय से, आप अपनी थिंकिंग से ये बताएं कि इस इम्पोर्टेंस काम करने के लिए जो हमारी जुडिशरी है उसका इंडिपेंडेंट होना कितना इम्पोर्टेंट है। आंसर में है, द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी अलाउ द कोर्ट टू प्ले ए सेंट्रल रोल in upholding the laws and the enforcing fundamental rights, as it's ensured that there is no misuse of power by the legislature and the executive. तो इस प्रकार न्यायपालिका क्या है, एक इम्पोर्टेंस पार्ट है हमारे सिस्टम का। अलाउ द कोर्ट टू प्ले सेंट्रल रोल, जो अलाउ करता है कोर्ट को, जो कोर्ट बनाए गए हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, उनको एक सेंट्रल रोल प्ले करने के लिए अलाउ करता है। अपहोल्डिंग द लॉ, कानूनों को कायम रखना, और फंडामेंटल राइट है उनको लागू रखना। इंश्योर दैट देयर इज नो मिसयूज, तो कोई भी जो पॉलिटिकल लीडर है या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर है वो अपनी पावर का मिसयूज न करे, इनके अकॉर्डिंग, कानून के अकॉर्डिंग या फंडामेंटल जो राइट दिए हैं, अगर कोई मिसयूज करता है पावर का तो हम अपनी जो फंडामेंटल राइट है उनके अधिकार से हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। बाय द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव, जो विधान पालिका है या कार्यपालिका, उसके द्वारा अगर मिसयूज किया जा रहा है पावर का तो उस पर बैन लगा सकते हैं, प्रिवेंट लगा सकते हैं। एनीवन कैन अप्रोच द कोर्ट इफ दे बिलीव दैट देयर राइट्स, कोई भी कोर्ट में जा सकता है अगर उसको ये बिलीव हो कि उनका जो फंडामेंटल राइट है वो बिन वायलेट, उसको उल्लंघन किया जा रहा है। एंड द पॉलिटिशियन और अदर सोशली पावरफुल पीपल, कोई जो पॉलिटिकल लीडर है या समाज का कोई पावरफुल व्यक्ति है, कैन नॉट यूज देयर पावर टू चेंज एनी जजमेंट, से वह अपनी पावर का प्रयोग कर सकता है किसी प्रकार के जजमेंट को बदलने के लिए या न्याय को बदलने के लिए। ऐसा कुछ नहीं होता, कोई पावरफुल व्यक्ति कोई न्याय नहीं बदल सकता है। सभी व्यक्तियों के लिए कानून बराबर है और सभी के लिए एक जैसा न्याय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जो हमने लिस्ट पढ़ी है चैप्टर पढ़ते वक्त, जो 6 हमारे फंडामेंटल राइट हैं, वो हाउ डू यू थिंक, जो फर्स्ट चैप्टर में हमने रीड किया था, तो आप कैसे सोचते हैं कि द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो हमारा 6th क्या है फंडामेंटल राइट दिया गया है, संवैधानिक उपचार जिसको हम बोल सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जिसको हम बोल सकते हैं, कनेक्ट द आइडिया ऑफ जस्टिस जुडिशियल रिव्यू, कैसे वो न्यायिक समीक्षा के साथ जोड़ा गया है। जो हमारा 6th फंडामेंटल राइट है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, वो कैसे जुडिशियल रिव्यू के साथ कनेक्ट किया गया है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी अलाउ एन इंडियन सिटीजन, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है उसमें अलाउ किया जाता है एक इंडियन सिटीजन को टू मूव द कोर्ट इफ ही फील, वह कोर्ट जा सकता है इफ ही फील दैट एनी ऑफ हिज और हर फंडामेंटल राइट, कोई व्यक्ति या कोई औरत आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट बाय द स्टेट, यानी कि आपके जो राज्य के अंदर आपको अधिकार मिले हैं, फंडामेंटल राइट मिले हैं, उनका कोई उल्लंघन कर रहा है, उसको कोई मान नहीं रहा है, तोड़ रहा है, तो एज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में दिया गया है जुडिशरी हैज द पावर टू रिव्यू, हमारी जुडिशरी जो न्यायपालिका उसको पावर मिली है टू रिव्यू करने की, इवन स्ट्राइक डाउन एनी पार्टिकुलर लॉ पास बाय द पार्लियामेंट इफ इट बिलीव दैट दिस लॉ वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर पार्लियामेंट के द्वारा कोई ऐसा लॉ या कानून बनाया गया है
कि जो हमारे संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है, हमारे संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग नहीं है या कानूनों का उल्लंघन करता है, तो ऐसे कानून के खिलाफ भी हम आवाज उठा सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, विच इज कॉल्ड द जुडिशियल रिव्यू। तो इसको बोलते हैं न्यायिक समीक्षा। यानी कि पार्लियामेंट कोई अगर गलत कानून बनाती है तो उसका हम विरोध कर सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है तो उसके भी हम कोर्ट में जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग illustrations fill in each tier with the judgment given by the various court in the Sudha Goel case. Check your response with other in the class। यानी कि ये जो हमने क्लास में लेसन जब अच्छी तरह से आपके समझाया है, उसमें जो हायर कोर्ट होता है वो सुप्रीम कोर्ट होता है, फिर हर ईच स्टेट के अंदर हाई कोर्ट होता है और सबसे नीचे हमारा लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हम कह सकते हैं। तो इस कोर्ट का जो एक सुधा वाली स्टोरी हमने रीड की थी कि उसमें कैसे अलग अलग लेवल के कोर्ट के द्वारा जो डिसीजन दिया गया था, तो उसका क्या आंसर है इसके बारे में हम यहाँ समझेंगे। लोअर कोर्ट, ट्रायल कोर्ट जिसको बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लक्ष्मण, हिज मदर शकुंतला एंड हिज ब्रदर इन लॉ सुभाष चंद्र वर सेंटेंस्ड टू डेथ। तो लोअर कोर्ट के द्वारा क्या दिया गया था, जो सुधा है का पति लक्ष्मण है, उसकी जो सास है शकुंतला है, और सुधा के जो जेठ हैं या ब्रदर इन लॉ सुभाष चंद्र हैं, उन सबको दोषी मानते हुए तीनों को क्या सजा सुनाई थी, मौत की सजा सुनाई थी, सेंटेंस्ड टू डेथ। हाई कोर्ट ने क्या फैसला लिया था, लक्ष्मण शकुंतला एंड सुभाष चंद्र वर एक्विटेड, यानी उनको बरी कर दिया गया था हाई कोर्ट के द्वारा, उनको जो फैसला सुना दिया गया था उनको छोड़ दिया गया था। थर्ड, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो डिसीजन लिया गया था, लक्ष्मण शकुंतला वर गिवन लाइफ इम्प्रिजनमेंट, यानी पूरी लाइफ जेल में बिताना, यानी कि जब तक लाइफ है तब तक जेल में रहेंगे। वाइल सुभाष चंद्र वाज एक्विटेड फॉर लेक ऑफ सुफिशियंट एविडेंस, यानी कि सुभाष चंद्र को छोड़ दिया गया था, बरी कर दिया गया था क्योंकि उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं था, कोई गवाह या सबूत नहीं थे। इस प्रकार तीनों कोर्ट या तीनों लेवल के कोर्ट के द्वारा अलग अलग डिसीजन दिए गए थे। फोर्थ क्वेश्चन, कीपिंग द सुधा गोयल केस इन माइंड, टिक द सेंटेंस देयर आर ट्रू एंड कलेक्ट द वन दैट आर फॉल्स। इनमें कौन सा ट्रू है, 3 सेंटेंस यहाँ दिए गए हैं, कौन सा फॉल्स है इससे हम यहाँ समझते हैं। तो फर्स्ट है, द अक्यूज टुक द केस टू द हाई कोर्ट बिकॉज दे वर अनहैप्पी विद द डिसीजन ऑफ द ट्रायल कोर्ट। वो जो ट्रायल कोर्ट यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने या नीचे वाले सबसे लो लेवल का जो डिस्ट्रिक्ट था, सॉरी कोर्ट था, उसके द्वारा जो डिसीजन दिया गया था उसके से वो खुश नहीं थे, इसके कारण वो नीचे वाले लेवल से कहाँ पहुंचे, हाई कोर्ट में पहुंचे। तो ये सच है, ये बिल्कुल सच है, क्योंकि उनको डिसीजन ये लगा कि हमारे लिए सही नहीं है, क्योंकि उनको मौत की सजा की डिसीजन दिया गया था, तो इसके खिलाफ उन्होंने कहाँ पर अपील की, हाई कोर्ट में। सेकेंड, दे वेंट टू द हाई कोर्ट आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट हैड गिवन इट्स डिसीजन। ये दे वेंट टू द हाई कोर्ट आफ्टर द ट्रायल कोर्ट हैड गिवन इट्स डिसीजन। तो इसमें क्या बताया गया है बेटा कि हाई कोर्ट के बाद वो ट्रायल कोर्ट नहीं पहुंचे हैं, बल्कि नीचे के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद वो कहाँ पहुंचे थे। सेकंड, ये गलत है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो लास्ट डिसीजन होता है, उसके बाद कहीं हम अपील नहीं कर सकते। तो नीचे वाले लेवल से जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है, इस लोअर लेवल से ऊपर हाई कोर्ट में जा सकते हैं, बल्कि जो सुप्रीम कोर्ट का हायर है इसके डिसीजन के बाद हम कहीं नहीं जा सकते। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर रोंग है। तो थर्ड स्टेटमेंट में क्या बोला गया, इफ दे डू नॉट लाइक द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट द अक्यूज कैन गो बैक अगेन द ट्रायल कोर्ट। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो लास्ट होता है, उसके बाद कहीं भी हम नहीं जा सकते हैं। तो फर्स्ट क्या है, ट्रू है, बाकी दोनों गलत है। इफ दे डू नॉट लाइक द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, अगर जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन वो हमें नहीं पसंद है, तो अक्यूज कैन नॉट गो बैक अगेन द ट्रायल, दोबारा नहीं जा सकता डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। सिंस द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट रंग ऑफ द जुडिशरी पिरामिड, जो पिरामिड में हमने दिखाया गया है वो हाईएस्ट लेवल किसका, हमारा सुप्रीम कोर्ट का है। सेकंड भी हमारा हाई कोर्ट का, और नीचे हमारा डिस्ट्रिक्ट या ट्रायल कोर्ट का है। ओके स्टूडेंट्स, तो ऊपर से हम नीचे नहीं आ सकते, बल्कि नीचे से हम ऊपर जा सकते हैं, यह अच्छी तरह से हम समझा चुके हैं। क्वेश्चन 5, व्हाई डू यू थिंक द इंट्रोडक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको हम PIL की फुल फॉर्म पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन द 1980s,
इज ए सिग्निफिकेंट स्टेप इन इंश्योरिंग एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल। तो इसमें क्या बताया गया, क्या आपको लगता है कि 1980 का जे के डिकेड से जो स्टार्ट की गई थी, जिसको हम बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका, इसके अकॉर्डिंग इंसाफ दिलाने के लिए एक इम्पोर्टेंट स्टेप है, यानी कि जस्टिस के लिए ये क्या एक इम्पोर्टेंस स्टेप उठाया गया था। तो आंसर क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो व्यवस्था लागू की गई थी, जो सिस्टम बनाया गया था 1980s के, सिग्निफिकेंट स्टेप, एक अच्छा स्टेप है, इंश्योरिंग एक्सेस टू द जस्टिस फॉर ऑल, यानी कि सबको न्याय मिले, चाहे वो गरीब है तो उसको भी न्याय मिलना चाहिए, बिकॉज because it also keep in mind the interest of the illiterate and poor who are not educated enough or cannot afford to access the Indian legal system for justice against exploitation of violation of their basic human and fundamental right। तो लोगों के दिमाग में यही बात थी कि जो गरीब लोग हैं, ये अनएजुकेटेड पर्सन है, इलिटरेट है, अनपढ़ व्यक्ति हैं, वो न्याय व्यवस्था की जो ऊपर वाली स्टेज है या ऊपर वाली सुप्रीम कोर्ट का जो लेवल है वहां तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होने के बाद एक गरीब आदमी भी, एक अनपढ़ व्यक्ति भी अपनी जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को लेकर सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। कौन से सिस्टम के द्वारा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के द्वारा। नेक्स्ट रीड एक्सेप्ट फ्रॉम द जजमेंट ऑन द ओल्गा टेलीस एंड बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये दो कंपनी के बीच में आपस में प्रॉब्लम्स थी, झगड़ा था, तो इस केस के से रिलेटेड यहाँ कुछ बताया गया है। जजमेंट व्हेन दे सेड दैट द राइट टू लाइवलीहुड वाज द पार्ट ऑफ द राइट, यानी कि जो राइट टू लाइफ, ये अधिकार हमें फंडामेंटल राइट में मिला है कि जीने का अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता। तो क्या राइट टू लाइवलीहुड से, यानी कि कमाने का जो राइट है वो भी व्यक्ति का किसके साथ इंक्लूड है, राइट टू लाइफ। तो इसमें हम यहाँ दिया गया द स्वीप ऑफ द राइट टू लाइफ, जो जीने का अधिकार हमें मिला है, कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 21 में। वाइड एंड फार रीचिंग लाइफ मीन्स समथिंग मोर देन मियर एनिमल एक्सटेंस, यानी कि जो इसमें एनिमल्स को भी इंक्लूड किया गया है कि हमें एनिमल्स की भी लाइफ को हम नहीं छीन सकते हैं। इट डज नॉट मीन मेयरली दैट द लाइफ कैन नॉट बी एक्सटिंग्विश्ड और टेकन अवे एज, फॉर एग्जाम्पल बाय द इम्पोजिशन द एक्सक्यूशन ऑफ द डेथ सेंटेंस एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अगर किसी को मौत की सजा मिली है अकॉर्डिंग द कानून के अकॉर्डिंग, इसने किसी ने क्राइम किया है ऐसा, तो उसकी जान छीनी जा सकती है, लेकिन किसी निर्दोष की जान नहीं छीन सकते हैं। दैट इज द बट वन एस्पेक्ट द राइट टू लाइफ, क्योंकि सभी को अधिकार मिला अपनी लाइफ को जीने का। इक्वली इम्पोर्टेंस फैक्ट्स ऑफ दैट राइट इज द राइट टू लिवलीहुड बिकॉज नो पर्सन कैन लाइव विदाउट द मीन ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन का जो अधिकार है उसमें हमें जीविका कमाने का भी अधिकार होना चाहिए, बिना जीविका के हम जीवित नहीं रह सकते। दैट इज मीन ऑफ द लाइवलीहुड। इसलिए जो राइट टू लाइफ हमें मिला है, जीवन का अधिकार मिला है, तो उसके साथ हमें अपनी जीविका कमाने का भी अधिकार मिला है। ओके स्टूडेंट्स, ये टू कंपनी के बीच में झगड़ा था, इसमें कंपनी में आपस में बताया गया था कि जो जीविका है, आजीविका कमाने का अधिकार है, वो जीवन के अधिकार से जोड़कर ही रखा गया है। नेक्स्ट ग्लोसरी है यहाँ पे, एक्विएट्स मीन्स निर्दोष हो सकता है, बरी करना हो सकता है, यानी कि जो दोषी ने पाई उसको बरी कर देना। दिस रेफर टू द कोर्ट डिक्लेयरिंग दैट ए पर्सन इज नॉट गिल्टी, यानी कि वह व्यक्ति जो निर्दोष है, जिसने क्राइम नहीं किया है, विच ही एट सी वाज ट्राइड बाय द कोर्ट, उसको कोर्ट के द्वारा इस पर मुकदमा चला गया है उसके खिलाफ, लेकिन वह उसने क्राइम नहीं किया है तो उसको छोड़ दिया जाता है, उसको बोलते हैं एक्विएट। अपील करना इन द कॉन्स्टेंट दिस चैप्टर दिस रेफर टू ए पेटिशन फिल्ड बिफोर ए हायर कोर्ट टू हियर ए केस दैट हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड बाय ए लोअर कोर्ट, यानी कि एक लोअर कोर्ट, नीचे लेवल वाले कोर्ट के द्वारा फैसला सुना दिया गया है और उस फैसले से हम सहमत नहीं है तो उसके खिलाफ अपील की जा सकती है हायर कोर्ट में, उसको बोलते हैं अपील करना, टू अपील। नेक्स्ट है कंपनसेशन, मुआवजा मिलना। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चैप्टर दिस रेफर टू मनी गिवन टू मेक अमेड फॉर एन इंजरी और ए लॉस, कोई इंजरी होने पर, घटना होने पर या हानि होने पर पैसे का मुआवजा देना है, सहायता देना, उसको बोलते हैं कंपनसेशन। एविक्शन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस चैप्टर दिस रेफर टू द रिमूवल ऑफ पर्सन फ्रॉम लैंड, नेम,
होम्स दैट दे आर करंटली लिविंग इन। इसको बोलता है किसी चीज़ से बेदखल करना, जहाँ वो रह रहा है, जिस ज़मीन पर रह रहा है, जिस घर में रह रहा है, वहाँ से उसको हटा देना, उसको रिमूव कर देना, उसको बोलते हैं बेटा एविक्शन या बेदखली। वायलेशंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस चैप्टर, इसका बोलते हैं उल्लंघन करना, किसी को कानून को न मानना। बोथ ऑफ एक्ट ब्रेक द लॉ, कानून को तोड़ना, एज वेल एज द ब्रेच इनफ्रिंगमेंट्स फंडामेंटल राइट, जो हमारे फंडामेंटल राइट मिले हुए हैं उनको छीनना क्या बोलते हैं, वायलेशन, उल्लंघन करना। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर 5 जुडिशरी। वीडियो को ध्यान से सुने, लेसन को अच्छी तरह से समझें। ओके स्टूडेंट, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप पर्सनल फ़ोन पे मेरे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।